हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITI एग्ज़ाम हॉल 24/7 में। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते होंगे। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लें, प्लेलिस्ट में डाली हुई है। फाइल के बारे में, मेटल के बारे में और कैलिपर के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हीट ट्रीटमेंट यानी उष्मा उपचार। ठीक है, आखिर हीट ट्रीटमेंट होता क्या है, इस कितने इनके विधि हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में बनाने पे वीडियो जो है वो बहुत ही लंबा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हीट ट्रीटमेंट। ओके, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें सपोर्ट मिलेगा और भी आगे इसी तरह हम वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, चलिए हम हीट ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हीट ट्रीटमेंट सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन से ही क्या होती है, चैप्टर आधा से ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगी। तो हीट ट्रीटमेंट उष्मा उपचार एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से धातु में उसकी भीतरी बनावट में परिवर्तन करके उसके यांत्रिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है। मीन्स हीट ट्रीटमेंट एक ऐसा उपचार है, विधि है, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी धातु को, अगर हार्ड है तो उसको सॉफ्ट कर सकते हैं, सॉफ्ट है तो उसको हार्ड कर सकते हैं, अगर उसकी बाहरी परत को हार्ड करना है तो वो भी कर सकते हैं, अगर भंगुर है तो उसको सुधार सकते हैं, उसके यांत्रिक गुण हो गए या फिर उसकी चुंबकीय प्रॉपर्टी, कोई भी प्रकार की उसकी प्रॉपर्टी, मैकेनिकल हो गया चाहे उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, दोनों को हम लोग सुधार सकते हैं। ठीक है, इस हीट ट्रीटमेंट के द्वारा आगे हम पढ़ेंगे कि किस किस विधि के द्वारा क्या क्या किया जाता है। तो देखिए, धातु को मुलायम बनाकर मशीनिंग क्षमताओं को सुधारने के लिए, मीन्स किसी भी मेटल को हम लोग अगर हार्ड है तो उसको सॉफ्ट कर देंगे, सॉफ्ट है तो उसको हार्ड कर देंगे हीट ट्रीटमेंट के द्वारा। धातु को ठंडा करके या गर्म करके उसके अंदर जो एक उत्पन्न प्रतिबलों को दूर करने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं। धातु को घिसने से बचाने के लिए, आपके फोर्जिंग जो भी, जैसे हैमर हो गया, हैमर को फोर्ज किया जाता है, फाइल हो गया, फाइल को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। तो ये सब हम लोग हीट ट्रीटमेंट के अंदर ही करते हैं। जितना भी जिस भी तरह का हार्ड व टेम्पर या फिर उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना, सब कुछ हीट ट्रीटमेंट के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग देखेंगे स्टील की संरचना के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो कौन कौन से स्टील होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या होते हैं। एक फेराइट होता है, मैं यहाँ पे आपको कर दे रहा हूँ, देखिएगा थोड़ा। ठीक है, पेन ले लेने दीजिए मेरे को। एक फेराइट है, ठीक है, उसके बाद सीमेंटाइट है, ये 2 हो गए। यू एक्टोक्टाइड। अब स्टील के बारे में पढ़ना है हमें, पेरलाइट के बारे में पढ़ना है, हाइपोयूटेक्टाइट के बारे में पढ़ना है और हाइपर के बारे में पढ़ना है। हाइपो, दोनों एक जैसा, अगर हाइपो और हाइपर दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम आपको बताएंगे। एक 0.8 से नीचे होता है, एक 0.8 से ऊपर होता है, और 0.8 पे रहेगा कार्बन परसेंट जिसका, वो होता है यूटेक्टाइड स्टील। ठीक है, चलिए हम पहले फेराइट के बारे में पढ़ते हैं। तो फेराइट क्या होता है, आप जैसे कि आप सब जानते होंगे, फेराइट क्या होता है। ये लोहा का एक शुद्ध रूप होता है, यानी आयरन का एकदम शुद्ध रूप होता है। ठीक है, जिसमें कार्बन परसेंट होता है 0.8 से लेकर 0.008 से लेकर 0.025% तक कार्बन प्रतिशत होता है। यानी इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 0.025% तक ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। ये लोहा का शुद्ध रूप होता है फेराइट। ठीक है, लेकिन यह तुलनात्मक रूप से कमज़ोर होता है। अब देखिए, इसमें कार्बन की मात्रा इतनी कम होगी तो स्वाभाविक है कि उसका जो अंदर का स्ट्रक्चर रहेगा वो बहुत कमज़ोर रहेगा, क्योंकि कार्बन क्या करती है, कार्बन हमारी किसी भी चीज़ को हार्ड करती है। जिस मेटल में या फिर किसी भी सब्सटेंस में अगर कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी
वो आपका उतना ही हार्ड होगा। तो फेराइट में क्या है, कार्बन की मात्रा कम है, यानी फेराइट क्या है, लोहा का शुद्ध रूप तो है, लेकिन इसमें ये कार्बन की मात्रा इसमें कम है, इसी कारण ये बहुत कमज़ोर है। ठीक है। अब फेराइट क्या चीज़, फेराइट देखिए लिखा हुआ है, फेराइट क्या है, प्योर आयरन यानी लोहा का शुद्ध रूप। इस टाइप से स्ट्रक्चर आता है, इसमें कार्बन प्रतिशत 0.025% ही होती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सीमेंटाइट, क्या देख रहे हैं, सीमेंटाइट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जब स्टील में कार्बन का अस्तित्व लोहे तथा कार्बन के रासायनिक यौगिक के रूप में होता है तब उसे आयरन कार्बाइड सीमेंटाइट कहते हैं। यानी ये अधिक कठोर तथा भंगुर होता है। सीमेंटाइट जो होता है ये, इसमें कार्बन की प्रतिशत जो है फेराइट की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए ये क्या है, हार्ड तो होता है, लेकिन हार्ड होने के साथ साथ ये भंगुर हो जाता है। ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है कि जिस भी कटिंग टूल या फिर किसी में भी अगर कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, हार्ड होगा, और हार्ड के साथ साथ वो ब्रिटल होगा यानी भंगुर होगा। कार्बन जिसमें ज़्यादा रहता है वो हार्ड तो रहता है, लेकिन हार्ड के साथ साथ वह ब्रिटल भी हो जाता है। ठीक है। तो अभी हम आपको आगे इसी हीट ट्रीटमेंट में पढ़ना है। किसी भी मेटल में अगर हार्डनेस को रखना है और ब्रिटलनेस को हटाना है तो कौन सा उसमें उपचार करेंगे, किसी भी मेटल में या फिर किसी भी कटिंग टूल में हार्ड व टेम्पर कैसे करेंगे, हम सब आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे, या फिर पार्ट 2 जो आएगी उसमें बताएंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या होता है, इसमें कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है। ये अधिक कठोर तथा भंगुर होता है, ये हार्ड होता है और भंगुर भी होता है। अब भंगुर है तो कोई भी चीज़ अगर भंगुर रहेगा उसको अगर आप गिराइएगा तो क्या होगा, वो गिरते के साथ टूट जाएगा। जैसे कास्ट आयरन, कास्ट आयरन हार्ड तो बहुत होता है लेकिन वो भंगुर भी होता है, उसको अगर गिराइएगा आप तो गिरेगा और गिरने के बाद वो टूट जाएगा, इसीलिए वो उसके अंदर मजबूती नहीं होती है। यानी सीमेंटाइट जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर मजबूती नहीं होती है, लेकिन ये हार्ड होती है। अब पियरलाइट, पियरलाइट क्या होता है, पियरलाइट को ही हम लोग यूटेक्टॉइड स्टील कहते हैं, पियरलाइट को ही हम लोग यूटेक्टॉइड स्टील कहते हैं। ठीक है। देखिए अब कैसे याद रखना है आपको, तो आइए इस पियरलाइट से पहले हम लोग नीचे से इसके संरचना में देखते हैं कैसे आपको याद रखना है। जैसे यूटेक्टॉइड स्टील क्या होता है, देखिए इसमें ये है यूटेक्टॉइड स्टील। ठीक है। इसका कार्बन प्रतिशत कितना दिखा रहा है, 0.8, यानी आपका यूटेक्टॉइड स्टील के अंदर जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है वो 0.8 होती है, और अगर इससे ऊपर की ओर जाएगा तो हो जाएगा हाइपर। हाइपर मीन्स ऊपर गया। जैसे नहीं बोलते हम लोग कि यार बहुत गुस्सा कर रहा है वो, उसके अंदर बहुत गुस्सा, बहुत हाइपर हो गया, यानी अगर कार्बन की प्रतिशत मात्रा जैसे बढ़ेगी वो हाइपर हो जाएगा, तो इसीलिए उसका नाम दिया गया है हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। ठीक है। अब 0.8 से अगर कार्बन की मात्रा कम हो जाएगी तो हाइपो, उसको क्या कहेंगे, हाइपो। अगर ऊपर बढ़ जाएगी तो हाइपर यूटेक्टॉइड, और 0.8 से नीचे आ जाएगी तो हाइपो यूटेक्टॉइड, अगर बीच में रहेगी तो 0.8 पर रहेगी तो यूटेक्टॉइड स्टील। ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पे आपको ये सब समझ में आ गया। अब एक इसको देख लीजिए आप, इस चार्ट को, इस चार्ट में आपको सब समझ में आ जाएगा। फेराइट, फेराइट प्लस पियरलाइट, पियरलाइट, पियरलाइट प्लस सीमेंटाइट, यानी अगर जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है वो फेराइट होता है, ये लोहा का शुद्ध रूप होता है। ठीक है। ये लोहा का क्या है, शुद्ध रूप है, देख रहे हैं इसमें। और उसके बाद क्या आती है, सीमेंटाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होती है। पियरलाइट, पियरलाइट आपका क्या हो गया, हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील, सॉरी यूटेक्टॉइड स्टील हो गया पियरलाइट, और पियरलाइट प्लस सीमेंटाइट कार्बन की मात्रा बढ़ गई तो इसको हम लोग हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील कहेंगे। ठीक है। समझ में आ गया होगा आप सबको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। गर्म किए हुए स्टील की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्टील व्हेन हीटेड, स्टील को हम हीट करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या संरचना होती है। ठीक है। तो इससे पहले आपको हम बताते हैं कि दो तरह से हम लोग एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट।
अब कौन कौन सा होता है, तो अगर 723 डिग्री, देखिए इस चार्ट में ये देखिए तब समझ में आएगा आपको। इस चार्ट में देखिए, थोड़ा आपके लिए जूम कर लेते हैं। देखिए इस चार्ट में क्या है, ये लोअर क्रिटिकल, ये हो गया इसका अपर क्रिटिकल, यानी 723 डिग्री ये जो है ये क्या है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। और 730 से ऊपर जाएगा, बहुत बुक में लिखी हुई है, बहुत बुक में है 910 डिग्री सेल्सियस, ये होता है अपर क्रिटिकल। और 723 डिग्री होती है, ये होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, या तो हमें इसके ऊपर गर्म करेंगे तो कौन सा चेंज आएगा स्टील में, और 723 डिग्री तक गर्म करेंगे तो कौन सा चेंज आएगा। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे। सॉरी, कहाँ चला गया। स्टील को गर्म किए जाने पर 723 डिग्री के पश्चात इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में परिवर्तन आना आरंभ हो जाती है। किसी भी स्टील को अगर आप जब गर्म कीजिएगा और वो 723 डिग्री तक पहुंचने के बाद उसके अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर यानी आंतरिक संरचना है वो धीरे धीरे बदलने लगती है। ठीक है, तथा नई बनी हुई संरचना ऑस्टेनाइट कहलाती है। उसके बाद जो अंदर में बदलती है स्ट्रक्चर, तो वो क्या हो जाती है, उस सबका नाम फिर धीरे धीरे चेंज हो जाता है। उसका नाम भी चेंज हो जाता है, उसके अंदर का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, उसका प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी स्टील कहलाती है, ऑस्टेनाइट स्टील कहलाती है। और ऑस्टेनाइट स्टील जो है उसके अंदर अचुंबकीय होता है, ऑस्टेनाइट अचुंबकीय होता है। ठीक है, अब स्टील की हीटिंग कर्व, अब यदि इस गर्म किए हुए स्टील को ठंडा किया जाए तो वह पूर्व की संरचना प्राप्त कर लेती है। अब इसे गर्म तो कर दिए, अब अगर इसे हम ठंडा करेंगे तो क्या होगा, फिर से अपना पहले का संरचना प्राप्त कर लेगी। ठीक है, तथा इसके कण महीन होते हैं जो कि आसानी से मशीनन किए जा सकते हैं। इसके अंदर जो कण होती है यानी पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही महीन यानी बहुत ही फाइन होते हैं, जो कि आसानी से मशीनिंग की जा सकती है। यदि गर्म स्टील को शीघ्रता से पानी या तेल के द्वारा ठंडा किया जाए तो ऑस्टेनाइट नई संरचना में बदल जाएगी, जिसे मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर कहते हैं। देखिए सारा खेल इस गर्म और ठंडा का ही है। आपको इस बात को याद रखना है कि गर्म किए हम, उसके बाद उसे किस टेम्परेचर में ठंडा करेंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, गर्म किए तो कौन सा स्ट्रक्चर मिला। ये सारा बस इसी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि आप गर्म करके कैसे ठंडा कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड कर। जैसे कि अगर हम गर्म किए उसके बाद उसको तुरंत ठंडा किए, तुरंत पानी में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जब तुरंत ठंडा कर देंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर मिल जाएगा हमको, मार्टेनसाइट। ऑस्टेनाइट बदल गया मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर में। ठीक है, यह संरचना बहुत महीन कणों वाली होती है। इसके अंदर ये संरचना जो होती है बहुत ही महीन होती है, बहुत ही महीन होती है तथा कठोर और चुंबकीय होती है। ये अगर ऑस्टेनाइट को हम तुरंत ठंडा कर दे रहे हैं तो मार्टेनसाइट में बदल जा रहा है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही महीन यानी बहुत ही फाइन होता है। और इसके अंदर फिर कौन सा गुण आ जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा और इसके अंदर एक मेटालिक प्रॉपर्टी आ जाएगा। जबकि यहाँ देखिए ऑस्टेनाइट में मेटालिक प्रॉपर्टी नहीं था। यह अत्यंत घिसन प्रतिरोधी होने के कारण अन्य धातुओं को काटने योग्य होती है। अब इस मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर के बने स्टील से किसी भी धातु को हम काट सकते हैं, क्योंकि ये हार्ड हो गया है तो इससे हम किसी भी धातु को काट सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्टील की हीटिंग व कूलिंग कब कैसे हीट की जाती है, कैसे कूलिंग होती है। अब देखिए यहाँ पे ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर है, फेराइट प्लस पियरलाइट, फेराइट प्लस सीमेंटेड प्लस ऑस्टेनाइट, ऑस्टेनाइट फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट। ठीक है, किसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा है, ये ऊपर जो बताए थे उसी का ये नीचे डायग्राम दिया हुआ है कि फेराइट में कितना % कार्बन होता है, सीमेंटाइट में कितना % कार्बन होता है, और मार्टेनसाइट कैसे बनती है, ऑस्टेनाइट कैसे बनती है, यूटेक्टॉइड स्टील क्या होता है, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील क्या होता है, हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील क्या होता है, किसमें कार्बन प्रतिशत कितना होती है। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर? चलिए इसको हम चेंज कर लेते हैं पेन। जब स्टील को गर्म किया जाता है तो इसके तापमान में वृद्धि होती है। अगर किसी भी स्टील को आप गर्म कर रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। इस प्रकार इसको पदार्थ ऊष्मा तापमान में वृद्धि करने में प्रयुक्त हो जाती है, परंतु लगभग जब ये 723 डिग्री तापमान तक पहुंचने पर तापमान में वृद्धि रुक जाती है। उसके बाद जब ये 723 डिग्री तक पहुंच जाएगा उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो हल्का हो जाता है, धीरे धीरे फिर बढ़ता है, क्योंकि दी गई ऊष्मा का उपयोग लोहे के कणों के पूर्ण निर्माण में होने लगता है। क्योंकि 723 के बाद आप जो उसके अंदर हीट दे रहे हैं वो क्या करता है, उसके अंदर की स्ट्रक्चर को चेंज करता है। यही ना लिखा हुआ है, उसके अंदर के स्ट्रक्चर को चेंज करता है 723 के बाद, जिससे एक गाढ़े ठोस द्रव ऑस्टेनाइट का निर्माण होता है। इस तापमान को निम्न क्रांतिक तापमान यानी इसी टेम्परेचर को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। जिस टेम्परेचर में कोई भी हीट अपना स्ट्रक्चर चेंज करने लगता है उसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। जिस टेम्परेचर में कोई भी स्टील अपना इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज करने लगता है उसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। और ये चेंज किस टेम्परेचर के बीच में करता है, तो 723 डिग्री सेल्सियस से लेकर इसके और 910 डिग्री सेल्सियस इसके बीच में करता है। ठीक है, इसके बीच में स्टील का स्ट्रक्चर चेंज होता है और इसी को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, देखिए कोई भी स्टील तुरंत उसको आप गर्म किए, आप उसको गर्म किए तुरंत वो 723 डिग्री तक आ गया, यहाँ तक तो वो स्पीड में आएगा। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ इस पॉइंट पे वो धीरे धीरे गर्म होता है, इस पॉइंट पे वो धीरे धीरे गर्म होता है। और इसी पॉइंट के बीच लोअर क्रिटिकल अपर क्रिटिकल, इसी के बीच में उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किसी भी स्टील का चेंज होता है और इसी को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। इसी को कहते हैं हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, इसका मान स्टील में विद्यमान कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। अब कौन सा स्टील किस टेम्परेचर पे अपना प्रॉपर्टी चेंज करेगा वह उसके कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हीट ट्रीटमेंट, ऊष्मा उपचार की 3 अवस्थाएं। ऊष्मा उपचार की 3 अवस्थाएं किस किस कौन कौन सी अवस्था है, तो एक कैसे कैसे हम लोग ऊष्मा उपचार की अवस्थाएं कौन कौन सी, एक है हीटिंग, एक है सोकिंग, एक है क्विंचिंग। यानी गर्म करना उसको सोखना और उसको क्विंचिंग करना। अब गर्म तो आप लोग कीजिएगा, चाहे उसको फर्नेस में कीजिए, ब्लास्ट फर्नेस चाहे कुपोला फर्नेस, किसी भी तरह का फर्नेस में आप उसको गर्म किए, उसके बाद आप उसको सुखाते हैं, सोखना, फिर क्विंचिंग, उसको क्विंचिंग आप कर रहे हैं, ऑयल में कर रहे हैं, वाटर में कर रहे हैं, पानी में कर रहे हैं या फिर तेल में कर रहे हैं। ठीक है, ये उसकी क्विंचिंग हो गई। चलिए अब देखते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या देखेंगे, गर्म करना, हीटिंग। स्टील को गर्म करना, स्टील को गर्म करना निम्न कारकों पर निर्भर करता है। स्टील को हम लोग गर्म कर रहे हैं और किस किस कारण पर निर्भर करता है, तो चलिए देखते हैं। भट्ठी के प्रकार, यानी आप कौन सा फर्नेस में स्टील को गर्म कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। ईंधन यानी आपका फ्यूल क्या है, फ्यूल कोक आप यूज़ कर रहे हैं यानी कोयला यूज़ कर रहे हैं या कुछ और यूज़ कर रहे हैं, तो आपका फ्यूल क्या है और कौन से फर्नेस में आप यूज़ कर रहे हैं। समय अंतराल, आपका जो समय लग रहा है उस स्टील में वो कितना लग रहा है। जॉब को आवश्यक तापक्रम तक लाने के नियंत्रण पर, उसके जो एक निश्चित टेम्परेचर पे लाने के लिए, आप निश्चित टेम्परेचर पे लाने के लिए क्या टाइम लग रहा है, क्या आपको किस तरह का मीन्स स्टील आपको चाहिए, उसके ऊपर समय। ठीक है, समय पर, संरचना अथवा बनावट पर, उसका मीन्स अंदर के स्ट्रक्चर के ऊपर, जॉब आकार एवं माप। अब उसका जॉब आकार क्या है, उसका माप यानी मेजरमेंट, उसका मेजरमेंट यानी भार क्या है, मेजरिंग क्या है। ठीक है, उसके ऊपर ये
स्टील की हीटिंग डिपेंड करती है। स्टील की हीटिंग डिपेंड भट्ठी के प्रकार पे करती है, यानी फर्नेस के प्रकार पे करती है, ईंधन के प्रकार पे करती है, कौन सा ईंधन यूज़ कर रहे हैं, समय अंतराल पे करती है। समय अंतराल पर जॉब को आवश्यक तापक्रम तक लाने को के नियंत्रण पर, ऊष्मा दर, समय पर, संरचना अथवा बनावट पर, जॉब आकार एवं माप पर। ठीक है। प्री हीटिंग क्या है? इसी में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, प्री हीटिंग क्या है? ये बहुत बार पूछा गया है कि हीटिंग तो सब जानता है, हीटिंग ऑफ स्टील सब जानता है, लेकिन प्री हीटिंग बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्टील को पूर्व तापमान, ठीक है, प्री हीटिंग कम ताप पर 600 डिग्री सेल्सियस तक धीरे धीरे किया जाना चाहिए। स्टील को 600 डिग्री तापमान तक धीरे धीरे हमें क्या करना है, गर्म करना है, वो उसकी प्री हीटिंग कहलाती है। स्टील को पूर्व तापमान कम ताप पर 600 डिग्री सेल्सियस तक धीरे धीरे किया जाना चाहिए। इसी का मतलब होता है प्री हीटिंग। सॉकिंग क्या होता है? स्टील को गर्म करते समय जब वह आवश्यक तापक्रम यानी एक निश्चित टेम्परेचर तक पहुंच जाता है तो उसे उसी टेम्परेचर पर कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। यानी मान के चलिए कि आप एक स्टील को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, आप एक स्टील को गर्म किए, ये मान के चलिए 850 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस टेम्परेचर पे क्या करना है, हमें कुछ देर के लिए उस स्टील को छोड़ देना है। इस प्रक्रिया से संपूर्ण भाग एक समान रूप से गर्म हो जाता है। इस टाइम अगर जब आप उसको छोड़ दीजिएगा तो इससे क्या होगा, पूरा उसका जो भाग है किसी भी स्टील का वो पूरा तरह से एकदम गर्म हो जाएगा। इस विधि को हम लोग सोकिंग कहते हैं। इसी मेथड को हम लोग सोकिंग कहते हैं। सोखने का समय निम्न कारकों पर निर्भर करता है। सोकिंग का समय किस किस कारक पे, मतलब किन किन कारणों पर निर्भर करता है? तो अनुप्रस्थ कट क्षेत्रफल पर, रासायनिक संरचना पर, भट्ठी में चार्ज की मात्रा एवं व्यवस्था पर। ठीक है। अनुप्रस्थ कट क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है आपका सोकिंग टाइम उसके रासायनिक संरचना यानी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, और भट्ठी में चार्ज, भट्ठी आपका किस टाइप का है, उसमें कितना हीट लग रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। साधारण अवस्था में सूखने के लिए सामान्य निर्देश के अनुसार कार्बन तथा निम्न मिश्र स्टील के 5 मिनट -10 mm मोटाई के लिए, उच्च कार्बन मिश्र स्टील के लिए 10 मिनट पर 10 mm मोटाई के लिए सूखने का समय रखा जाता है। यानी जैसा उसकी मोटाई रहेगी उसके अनुसार उसका हम लोग सूखने का टाइम रखेंगे। जैसे मान के चलिए अगर आपकी कोई स्टील है, ठीक है, उसकी जो मोटाई है वो आपकी 5, इसकी मोटाई आपकी 10 mm है, यानी 10 मिलीमीटर इसकी मोटाई है। तो इसको 5 मिनट के लिए सोकिंग टाइम के लिए रखेंगे। और अगर इसकी हाई कार्बन स्टील है, यानी ये उच्च मिश्र, ठीक है, हाई एलॉय स्टील अगर ये क्या है, ये एलॉय स्टील है। मिश्र स्टील मतलब एलॉय स्टील, और हाई मिश्र स्टील मतलब हाई एलॉय स्टील। ठीक है। तो दोनों में टाइम अलग अलग है ना, तो उसकी डिपेंड करती है उसके अंदर कौन सा प्रॉपर्टी है, उसी के ऊपर सोकिंग टाइम डिपेंड करता है। क्विंचिंग क्या है? विभिन्न क्विंचिंग मीडिया ठंडा करने की आवश्यकता पर निर्भर करती है। क्विंचिंग, जैसे हम आपको बताए थे, क्विंचिंग जैसा आपको स्टील चाहिए उसके अनुसार हम लोग क्विंचिंग करेंगे। ठीक है। क्या क्या क्विंचिंग में आती है, कौन कौन सब आती है क्विंचिंग में? पानी, तेल, हल्का नमक का घोल जिसको ब्राइन मिश्रण कहते हैं। ये भी पूछा जाता है कि ब्राइन मिश्रण में क्या क्या मिलाया जाता है। तो हल्का नमक और पानी, इसका घोल रहता है ब्राइन मिश्रण का, और लास्ट में एक हवा में भी छोड़ देते हैं। जैसे मान के आप एक स्टील को गर्म किए, उसको आपको ठंडा करना है, तो पानी में डाल दिए, तो पानी में ऐसे ऐसे डाल के निकालना है, क्विंचिंग करना है। इससे उसके अंदर कुछ अलग प्रॉपर्टी आएगा।
तेल में अगर उसको क्विंचिंग करेंगे तो उसके अंदर कुछ उसका अलग प्रॉपर्टी आएगा। पानी के घोल है, इसमें अगर क्विंचिंग करेंगे तो उसके अंदर कुछ उसका अलग प्रॉपर्टी आएगा। और खुला हवा में छोड़ देंगे, गर्म किए इसको फिर छोड़ दिए हम बाहर, तो उसके अंदर एक अलग प्रॉपर्टी आएगा। जिस टाइप से आप क्विंचिंग कीजिएगा उस टाइप से उसके अंदर प्रॉपर्टी चेंज होते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे हल्के नमक के घोल में ठंडा करने की दर तीव्र होती है जबकि हवा के द्वारा ठंडा करने की दर कम होती है। ये तो स्वाभाविक है कि अगर किसी भी चीज़ को आप पानी में ठंडा कीजिएगा तो तुरंत ठंडा होगा, जबकि हवा में छोड़ दीजिएगा तो वो धीरे धीरे ठंडा होगा। उसी तरह अगर उसको आप हल्का नमक के घोल में ठंडा कीजिएगा तो तुरंत ठंडा होगा, जबकि हवा में छोड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे ठंडा होगा। हल्के नमक के घोल में बहुत तीव्रता से क्विंचिंग की जाती है। हल्का नमक का जो घोल होता है उसमें क्विंचिंग प्रक्रिया जो है बहुत फास्ट होता है, क्योंकि इसका कथांक बिंदु शुद्ध पानी की अपेक्षा अधिक होती है। इसकी जो कथांक बिंदु है वो पानी की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। अगर आप नमक का पानी को घर में बॉयल कीजिए और एक जनरल पानी को घर में बॉयल कीजिए तो आप देखिएगा तो जनरल पानी जल्दी बॉयल हो जाएगा जबकि नमक का पानी लेट से बॉयल होगा। प्लेन कार्बन स्टील के लिए समानांतर पानी का उपयोग किया जाता है। प्लेन कार्बन स्टील के लिए हम लोग जनरल पानी का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब क्विंचिंग के लिए पानी का उपयोग किया जाता है तब जॉब को अच्छी प्रकार से हिलाने से ठंडा करने की दर बढ़ जाती है। यानी मान के चलिए कि ये एक कुछ मीन्स ट्यूब है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। आप इसमें जैसे स्टील को डाल रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं, इससे क्या होगा उसके अंदर जो क्विंचिंग क्रिया है ऐसे हिलाने से क्विंचिंग करने की जो ठंडा करने की दर है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, क्विंचिंग मीडिया के रूप में तेल उपयोग करने पर तेल की सयानता कम हो जाती है। अब सयानता क्या है ये सब हम पढ़ेंगे लुब्रिकेंट एंड कूलेंट चैप्टर में। ठीक है, कि तेल में कौन सा प्रॉपर्टी होता है, फायर क्या होता है, फायर पॉइंट क्या होता है, पोर पॉइंट क्या होता है, उसकी विस्कोसिटी तेल की क्या होती है। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में जो है लुब्रिकेंट एंड कूलेंट। ठीक है, उसके बाद मिश्र स्टील में तेल का अधिकांश उपयोग किया जाता है। अलॉय, ये क्वेश्चन देखिए कुछ क्वेश्चन जो है आपको यहीं से एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि एक हो गया अलॉय स्टील को किस में क्विंचिंग करते हैं हम लोग, तो तेल में। अलॉय स्टील को किस में क्विंचिंग करते हैं, तेल में। ठीक है, जबकि और कौन सा स्टील था, सॉरी आगे तो पढ़ेंगे। अलॉय स्टील को हम लोग तेल में क्या करते हैं, क्विंचिंग करते हैं। मिश्र स्टील में तेल का अधिकांश उपयोग किया जाता है जहां ठंडा करने की दर प्लेन कार्बन स्टील की अपेक्षा कम होती है। कुछ विशेष प्रकार के मिश्र स्टील को कठोर करने के लिए ठंडी हवा में भी छोड़ देते हैं। कुछ अगर स्पेशल प्रकार के जो अलॉय होते हैं, कुछ तो अलॉय स्टील को हम लोग तेल में ठंडा करते हैं, कुछ को हम लोग खुली हवा में छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तो दोनों में अलग अलग प्रॉपर्टी, इसलिए दोनों को हम लोग अलग अलग तरह से क्विंचिंग कर रहे हैं, अलग अलग तरह से उसको हम लोग उसमें उपचार की जितनी अवस्थाएं हैं ये सब बताएं आपको हम। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हीट ट्रीटमेंट क्या होती है, किसी भी स्टील के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज करना होता है तो हम लोग हीट ट्रीटमेंट का उपयोग करते हैं, हीट ट्रीटमेंट का वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, हीट फेराइट होती है जिसमें कार्बन प्रतिशत 0.025 होता है, ये लोहा का शुद्ध रूप है। सीमेंटाइट होती है जिसमें कार्बन की प्रतिशत थोड़ा सा ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये हार्ड भी होता है और भंगुर भी होता है लेकिन मजबूत नहीं होता है। यूटेक्टॉइड स्टील होती है या फिर इसको पेयरलाइट स्टील भी कहते हैं, जिसमें कार्बन की प्रतिशत 0.84 होता है और इससे कम को हम लोग कहेंगे, देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, इससे कम को कहेंगे हाइपो और इससे ज़्यादा को कहेंगे हाइपर। ठीक है, जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.8 से 2.1 तक होता है उसको हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील कहेंगे। जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.84 से कम होती है उसे हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील कहेंगे।
और जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.8 होती है उसे यूटेक्टॉइड स्टील कहेंगे। अपर क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, लोअर क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ठीक है, ये सब पढ़े हम लोग। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में कोई भी स्टील अपना इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज करता है वो उसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ऊष्मा उपचार की तीनों विधियाँ पढ़ें, हीटिंग, सोकिंग, क्विंचिंग। हीटिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो भट्टी के ऊपर, उसके आप लोग फ्यूल जो यूज़ करते हैं उसके ऊपर, समय के ऊपर। सोकिंग टाइम क्या होता है, किसी भी हीट को अगर जब गर्म किए हैं उसके बाद उसको उसी अवस्था में छोड़ देना चाहिए, उसी टेम्परेचर पर उसको छोड़ देना चाहिए, वो उसका सोकिंग हो गया। क्विंचिंग क्या हो गया, किसी भी स्टील को जब गर्म कर लिए उसके बाद हमें उसे ठंडा करना है, तो या तो उसे पानी में ठंडा करेंगे, तेल में ठंडा करेंगे, नमक का घोल में ठंडा करेंगे या फिर हवा में ठंडा करेंगे। तो ये हो गया हमारा आज हीट ट्रीटमेंट का इतना। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट, यानी में ऊष्मा उपचार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू मेरे ITI एग्ज़ाम हॉल 24/7 से जुड़ने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।